Hello everyone. हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एक नई सीरीज जहाँ पे हम इजी से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे लीड कोड की, और बहुत ही ज़्यादा जैसे कि नॉर्मल लेवल पे सिखाऊंगी, जैसे कि कोई बिगिनर है और उसे कुछ नहीं पता है, उसे कोड करना भी नहीं पता है, ऐसे बेसिस पे सिखाऊंगी कि एक एक स्टेप इन C++ हो और पाइथन जावा के कोड आपको अलग से मिल जाएंगे, पर आपको कंसेप्ट पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो टू सम हमारा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 1। और इसमें आपका देखो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स, मतलब आपके पास एक एरे है जिसमें नम्स है, ठीक है, नम्स वैल्यू है और इंटीजर टारगेट चाहिए आपको। रिटर्न द इंडिसेस ऑफ द टू नंबर्स सच दैट दे एड अप टू द टारगेट। देखो आप स्टार्ट करते हो नया नया लीड कोड तो आपको नहीं समझ में आएगा, एक बार क्वेश्चन पढ़ोगे नहीं आएगा, दो बार पढ़ोगे नहीं आएगा, तीन बार पढ़ोगे नहीं आएगा, चार बार पढ़ो थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। फिर से पढ़ो क्वेश्चन। गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स, नम्स नाम का एक एरे दिया गया है, एरे ऑफ इंटीजर्स मतलब उसके अंदर इंटीजर वैल्यूज हैं। अब यहाँ पे इंटीजर टारगेट आपको चाहिए है और उसके इंडिसेस आप रिटर्न करा देना, और जो एडअप करके आपको टारगेट दे रहे हैं। यू मे अज्यूम दैट द इनपुट वुड हैव एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। आपको बता दिया, बस एक बार मिल जाए ना आपको टारगेट, बस वहीं पे स्टॉप कर दो। आपको सारे नहीं चेक करने की, कोई और भी पेयर बना रहा हो तो वो नहीं चेक करना है, अभी सब बताऊंगी नॉर्मली। एंड यू मे नॉट यूज द सेम एलिमेंट ट्वाइस। ये नहीं है कि मतलब आपको 4 चाहिए तो अपने 2+2 दो बार इंडिसेस को ले लिया है, आपको ये भी नहीं करना है। देखो आपको एग्जाम्पल नंबर 1 देखो, इसमें लिखा है इनपुट नम्स। नम्स आपका एरे है जो इंटीजर नाम का है, ठीक है। देखो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ था नम्स नाम का आपका एरे है। अब यहाँ पे 2, 7, 11, 15 आपको दे दिया गया इसके अंदर, और टारगेट क्या चाहिए 9, ठीक है। चलो टारगेट आपको 9 चाहिए, तो ऐसे दो नंबर्स लो जिसको आप इंडिसेस बोलोगे, ठीक है। दो नंबर्स लो जो ऐड करके आपको 9 दे। देखो 2 जीरो इंडिसेस पे है, मतलब फर्स्ट वाला 0 होता है, फिर 1 होता है, फिर ये वाला 3, ये वाला 2 होगा, ये वाला 3 होगा, ठीक है। तो 0 वाला इंडिसेस मतलब 0th नंबर पे, और 1 नंबर पे जो इंडिसेस पे जो नंबर है, मतलब इसके अंदर जो नंबर है वो आपका प्लस करके क्या देगा आपको टारगेट, ये क्या देगा आपको टारगेट, ठीक है। अब ये देखो, मतलब कि आपको चाहिए आपका टारगेट 9 और नम्स के अंदर जो वैल्यू है उसके इंडिसेस से, ठीक है। अब ये वाला हो गया, ये आपके सारे इंडिसेस होते हैं। तो पहला इंडिसेस होता है आपका 0, फिर ये 2, 0, 1, फिर ये 2, ओके। ओके, तो आप इसको कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट है, इंडिसेस 3 होंगे, ठीक है। आपके डीएसए के अंदर आपके इंडिसेस 0 से ही स्टार्ट होते हैं। अब यहाँ पे आप दूसरा एक एग्जाम्पल भी देख लो। आपको चाहिए क्या है, 6 चाहिए है, इंडिसेस नंबर 1 और 2 पे आपका आउटपुट आ रहा है, तो आपको यही रिटर्न कराना है। रिटर्न कराने का मतलब कि अगर आपका ये आ रहा है तो आप ये शो कर दो कि इतने पे आ रहा है, रिटर्न करा दो वो वैल्यू कि हाँ ठीक है, मेरी ये इसमें जो भी वैल्यू आएगी उसे रिटर्न करा देना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इनपुट में मुझे 6 चाहिए, ठीक है, 6 चाहिए, तो आप 3+3 कर सकते हो 6, ठीक है। तो आपके पास 2 3 होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास एक ही 3 है फिर भी आपने उसका रिटर्न करा दिया कि नहीं, मेरा तो मान लो 1 पे था, फर्स्ट वाला 2 हुआ, मान लो यहाँ पे आपका था 4 और यहाँ पे आपका 3, तो 3+3 तो 6 हो जाएगा। वो नहीं करना है आपका, दोनों जगह अगर हुआ है एलिमेंट तभी आपको रिटर्न कराना है। तो इसमें आपने रिटर्न करा दिया 0 और 1, ठीक है, तभी ये ट्रू होगा, तभी ये एक्सेप्ट करेगा, वरना आपका एरर आ जाएगा। देखो कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, कंस्ट्रेंट्स का मतलब इस लिमिट से आगे नहीं जाना है। जब आप कोड में कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू लेते हो, अभी कुछ मतलब डायनेमिक प्रोग्राम करो या फिर कुछ एक्स्ट्रा आप लोगे, तो आपका मतलब कंस्ट्रेंट आउट ऑफ द रीच हो जाता है, वरना ऐसे नॉर्मल रहता है, मतलब इससे आगे नहीं जाना चाहिए, इससे आगे नहीं।
अब आपको ना यहाँ पे लिख दिया गया उन्होंने, क्या चाहिए आपको, बिगो लाइक बिगो ऑफ एन स्क्वायर से कम कॉम्प्लेक्सिटी। बिगो ऑफ एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, किसी चीज़ को रन कराने में कितना मतलब कि आपको टाइम लग रहा है उसको, मतलब कि वो कितना ऑप्टिमल है, ऑप्टिमल है। ज़्यादा लूप लगाओगे तो उतने ज़्यादा, जैसे कि आपने 2 लूप लगा लिए, आपने 1 लूप लगाया तो आपकी बिगो ऑफ एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, 2 लगा लिए तो आपकी मतलब कि बिगो ऑफ एन की पावर 4 हो जाएगी। तो मतलब आपको ये ध्यान में रखना है। तो पहले हम एक ब्रूट फोर्स अप्रोच देखेंगे, इसको मैं कर देती हूँ क्लियर। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम देखेंगे ब्रूट फोर्स अप्रोच। ब्रूट फोर्स अप्रोच मतलब कि आपका आंसर तो आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, पर वो ऑप्टिमल नहीं होगा। ऑप्टिमल मतलब कि कहीं कहीं पे वो मतलब कि स्लो वर्किंग होगी उसकी, वो उतना ठीक नहीं होगा। तो पहले ब्रूट फोर्स का देखेंगे, फिर हम ऑप्टिमल का देखेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें मैं हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बता रही हूँ। ठीक है, चलो ब्रूट फोर्स अप्रोच। आपको तो ये ऐसे तो नॉर्मली ऐसे अप्रोच लगाओ कि आपको 9 चाहिए है, तो आप नॉर्मली क्या करते, इसमें से जो भी 2 नंबर हैं उनको प्लस ही तो करते, आप ये करते ना, नॉर्मल में तो आप ये करते। तो आपका टारगेट मान लो एस है, अब इसमें आप यहाँ पे 2 रखते, यहाँ पे आपका 7, तो आपका टारगेट आ जाता। ठीक है, अब आपको ये ब्रूट फोर्स अप्रोच देखना होगा। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। मतलब आपको चाहिए है a प्लस बी, आपका टारगेट है 9 और आपके नम्स के अंदर है 2, 7, 11, 15। ठीक है, ऐसे तो आपका आ गया। चलो अब आपने यहाँ पे तो देख लिया, अब मान लो कि आपका नेक्स्ट नम्स था, क्या था 3, नेक्स्ट नम आपका क्या था यहाँ पे 3, 2, 4, 3, 2, 4। इसके अंदर आप एक लूप लगाते जिसमें आप चेक करते बार बार। अब क्या चेक करते कि पहले इन 2 को ऐड करते, आप यहाँ पे एक आइट्रेटर रखते आई, और फिर नेक्स्ट वाले जे से, जे मतलब कि एक आइट्रेटर यहाँ पे होता है जो यहाँ पे पॉइंट कर रहा होता और एक आइट्रेटर यहाँ पे होता है, तो आप इन दोनों को कंपेयर कराते हैं कि आप ऐसे देखते क्या 3, 2 मेरा पेयर बना रहा है आई और जे, क्या इनका सम आपका 6 के इक्वल आएगा अगर आपका टारगेट यहाँ पे 6 है, नहीं आएगा। तो फिर उसके बाद आप 3, 4 का बनाते हैं, क्या इसका आएगा, नहीं आएगा। अब इसके बाद आप क्या करते हैं, आप इस आइट्रेटर से आगे बढ़ जाते हैं, अपने दोनों के साथ कंपेयर कर लेते, तब आपका आई इसमें क्या होता है, अब यहाँ पे ये देखो, ये आपका आ गया। अब आपका ये यहाँ पे आ जाता, जे यहाँ पे आ जाता। ठीक है, समझ गए आप। अब क्या करते हैं आप अब यहाँ पे आपका आई आ जाता है, यहाँ पे आपका जे आ जाता, आई जी। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पे आप 2 लेते हैं और जे क्या था 4, तो आपका आंसर आ जाता। इसके लिए आपको कितने लूप लगाने पड़ते, इसके लिए पहले आपका एक लूप चलता फॉर आई 0 से लेके मान लो इसकी नम्स की वैल्यू पे नम्स आप डाल देते 0 से लेके नम्स तक, और फिर हर बार आप आई प्लस प्लस कराते, आप ये एक लूप चलाते और फिर उसके बाद आप लिखते हैं एक और लूप इसी के अंदर लिखते हैं फॉर जे 1 से लेके आई नम्स तक।
if I is equals to if I is equals to I plus j और your nums is equals to टारगेट. ओके, टारगेट एक यहाँ पे आप वैल्यू लेते हैं, तब आपका जाके ये दो लूप के बाद रिटर्न होता. तो इससे ना आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती, मतलब आपका सोल्यूशन तो आता पर आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती. इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, आपकी लूप लगता, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाती. ऐसे तो बिग O ऑफ n स्क्वायर होती, क्योंकि आपने दो ही लूप लिए हैं. इसके वजह से जितने आप ज़्यादा लूप बढ़ाते रहते हो ना, तो इसका बिग O ऑफ n स्क्वायर की वैल्यू बढ़ती रहती है. ऐसे नहीं होता है कि मतलब हर बार, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हर बार ऐसे बढ़ती है, नहीं, ये नॉर्मली मतलब आपने दो भी आइटरेटर लिए तो भी बिग O ऑफ n स्क्वायर. तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाली अलग से वीडियो सही से बनाऊंगी, पर अभी इसके लिए बिग O ऑफ n स्क्वायर होती. अब मान लो आपका कंस्ट्रेंट यहाँ पे दिया गया था कि यहाँ पे आपके 10 to the power 4 भी एलिमेंट हो सकते हैं. अगर आप 10 to the power 4 एलिमेंट होंगे तो इसके मतलब कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 to the power 4 फिर उसका स्क्वायर, मतलब n यहाँ पे ये होता है. ठीक है, तो इतने एलिमेंट्स हो जाएंगे, तो फिर इसकी तो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना, आउट ऑफ द कंस्ट्रेंट हो जाएगा, फिर आपका वो चलेगा नहीं, है ना. ठीक है. और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आप बार बार इसको ले रहे हो ना, बार बार बिग O ऑफ 1 बार बार आप चेक कर रहे हो, तो इसीलिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, कुछ स्पेस भी लेता है चेक करने के लिए, तो इसलिए एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. आप इन दो टॉपिक के ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगी, वो आप अच्छे से देख लेना. अभी के लिए मान लो कि ब्रूट फोर्स अप्रोच था और इससे आपका आंसर आ जाएगा, हाँ, कि आप हर बार कंपेयर करके आपका आंसर आ जाएगा, पर ये आपका ऑप्टिमल अप्रोच नहीं होगा. ठीक है, आपका इंटरव्यूअर पूछे तो आप इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो ऐसे, पर ऐसे मतलब कि वो ऑप्टिमल, वो कहेगा आप ऑप्टिमल अप्रोच बताओ, और ऐसे स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में ऑप्टिमल अप्रोच आपको पता होनी चाहिए. ठीक है, तो मैं इसको क्लियर कर देती हूँ. अब हम देखेंगे इसका ऑप्टिमल अप्रोच. ऑप्टिमल अप्रोच, ऑप्टिमल अप्रोच के अंदर क्या होगा, आप ये देखो, आपके पास था 3,2,4 और आपको चाहिए था टारगेट, कितने का चाहिए था आपको टारगेट, 6 का. ठीक है, टारगेट वैल्यू, टारगेट वैल्यू आपको कितनी चाहिए थी, 6 चाहिए थी. चलो, आपके टारगेट वैल्यू 6 चाहिए थी. अब आप इसमें क्या करोगे, इसमें आप ऑप्टिमल अप्रोच ऐसे लगाओगे कि आप इसको अगर a प्लस बी लिख सकते हो तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो. ठीक है, तो हम टारगेट में से अपना फर्स्ट एलिमेंट को माइनस करेंगे, और अभी एक मैप का मतलब कि वो बताऊंगी, तो आप वो कर सकते हो. अभी देखो, आप ये ऐसे अप्लाई कर सकते हो. अब एक कंसेप्ट होता है हैश मैप का. ठीक है, हैश मैप के अंदर आपको क्या करना होगा, ये मैप होता है जिसके अंदर आप अपने एलिमेंट्स को जो आपको चाहिए है अकॉर्डिंग टू योर कोड, आप उसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो. देखो, आपके पास ये ऐसे है, तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले टारगेट आपका कितना था 6, आपका फर्स्ट वैल्यू क्या है 3, 6 माइनस 3 कितना हुआ आपके पास 3 हुआ. तो आप इसके अंदर क्या करोगे, आप ये जो वैल्यू है आप इसको पुश करा दो पहली वाली वैल्यू को, क्योंकि 3 तो आपके टारगेट के इक्वल नहीं है, आप चेक करोगे, तो 3 को पुश करा दो.
और इसके एलिमेंट को पुश कराओ और उसके इंडेक्स नंबर को पुश करा दो। तो ये इंडेक्स नंबर इसका क्या है, इसका इंडेक्स नंबर 0 है। तो यहाँ पे आपके हैश मैप के अंदर एक आपने वैल्यू बना दी है कि हाँ मेरे पास इंडेक्स नंबर 0 पे एक 3 एलिमेंट की वैल्यू है। ठीक है, अब आप आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, अब आप यहाँ पे क्या करोगे, फिर से s माइनस ए इक्वल्स टू बी, s माइनस ए इक्वल्स टू क्या करोगे, b। एक मिनट, क्या करोगे, s माइनस ए इक्वल्स टू बी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, 6 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4। क्या 4 आपके टारगेट के इक्वल है, नहीं है। आपको देखना है पहले टारगेट के इक्वल नहीं, मतलब पहले आपको देखना है आपके हैश मैप में प्रेजेंट है कि नहीं। 4 प्रेजेंट है यहाँ पे, देखो इसमें हैश मैप में नहीं प्रेजेंट है, तो आप 4, ये 4 तो प्रेजेंट नहीं है, तो आप ये एलिमेंट को और इसके इंडेक्स नंबर को पुश करा दो। हैश मैप के अंदर आपकी वैल्यू है। अब नेक्स्ट आप फिर से करोगे, 4 पे आओगे, 4 तो 6 माइनस 4 2। अब आप चेक करोगे अपने हैश मैप के अंदर क्या मेरी ये वैल्यू इसके अंदर प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। आप गए, आपने हैश मैप में चेक करा, आपको पता चल गया हाँ मेरे पास तो 2 प्रेजेंट है। और कहाँ पे प्रेजेंट है, एलिमेंट कहाँ पे प्रेजेंट है, इंडेक्स नंबर 1 पे। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको मिल गया। आपको अभी आप किस पे हो, आप इंडेक्स नंबर 2 पे हो, तो आप इंडेक्स नंबर 2 और इसका इंडेक्स नंबर 1 दोनों को रिटर्न करा सकते हो, करा सकते हो ना। जैसे यहाँ पे आपका हमने ये वाला लिया था, तो आपका यहाँ पे आंसर आ रहा था। किसी भी ऑर्डर में करा दो, दोनों सेम रहेंगे। तो ऐसे आपको रिटर्न कराना है। तो मतलब मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि ये इंडेक्स नंबर देखो इसके अंदर, तो नहीं इसके अंदर नहीं देखना था, यहाँ पे आपको टारगेट के अंदर देखना था। ठीक है, हैश मैप के अंदर ये आपका टारगेट देखना था कि 3 है कि नहीं इसके अंदर। अगर होता मतलब कि पहले से इस इंडेक्स पे ये चीज़ पड़ी और मेरे पास ये है, अभी जिस पर हूँ मैं और मेरे पास वो वाली चीज़ पड़ी है, तो दोनों इक्वल्स टू आपका टारगेट बना देते। पर नहीं है तो आपको हैश मैप के अंदर पुश कराना है। ठीक है, अब हम लोग कोड देखते हैं। उससे पहले एक बार आपको फिर बता देती हूँ, 3,2,4 हैश मैप होगा एक आपके पास, जिसके अंदर आप s माइनस ए इज इक्वल्स टू बी, 6 माइनस 3 3 क्या आपके मैप के अंदर प्रेजेंट है, हैश मैप के अंदर प्रेजेंट है 3, चेक करो। हैश मैप तो 3,0 एलिमेंट और उसका इंडेक्स, ये एलिमेंट पुश कराया है। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद तो आप आगे बढ़ जाओगे, फिर से आप क्या करोगे, s माइनस ए इक्वल्स टू बी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है आपके पास, 6 माइनस 2 4 4 क्या आपके हैश मैप में है, नहीं है, 4,1। ठीक है, 2,1 एलिमेंट और इंडेक्स। ठीक है, फिर उसके बाद फिर से चेक करो, आप चेक करो, 6 माइनस 4 2। क्या 2 आपके हैश मैप में है, यहाँ पे है, इंडेक्स नंबर 1 पे प्रेजेंट है। तो आप अभी का करंट का इंडेक्स क्या है, 2, और जो आपका हैश मैप के अंदर इंडेक्स है 1, आप इसको रिटर्न करा देना। ठीक है, अब इसका हम कोड देख लेते हैं। तो अभी तो मैं आपको कोड ऐसे बता देती हूँ C++ में कैसे होगा। आपका क्लास सोल्यूशन दिया गया है। क्लास सोल्यूशन मतलब इसके अंदर कुछ पर्टिकुलर फंक्शन है, और जब मैं इसको कॉल करूँगी या मैं इसको बोलूँगी कि मैं तुम्हें कॉल कर रही हूँ और मुझे सोल्यूशन सारे बता दो इसके अंदर जो भी लिखे हैं, और मतलब कि इसको चला दो कोड को, तब मैं इसको कॉल करती हूँ। जैसे कि मान लो कि आप ऐसे मान लो कि आपके यहाँ किसी की शादी है, और जैसे कि ताऊ जी या फिर बड़े कोई हो गए, तो वो जो होते हैं उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। ठीक है, तो मैं
मुझे अगर कुछ चाहिए होगा ना तो मैं उनको कॉल करा दूंगी, तो उनके पास जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मुझे दे देंगे। और कुछ पब्लिक इंफॉर्मेशन कोई भी फंक्शन एक्सेस कर सकता है, पर प्राइवेट एक्सेस क्या होता है, जो सिर्फ और सिर्फ कुछ ही लोग एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर भी एक अच्छी सी वीडियो आपको बना दूंगी। तो वेक्टर इंट टू सम वेक्टर इंट, अभी ये बताती हूँ क्या है, नम्स इंट टारगेट। देखो वेक्टर इंट मतलब कि आपके पास नॉर्मल कितने कैसे एरे होता है, नॉर्मल ऐसे एरे होता है ना आपके पास कि इसके अंदर हो गया 2 7 11 15, पर अगर आपको यहाँ पे आप आ गए हो और आपको और स्पेसेस चाहिए, मतलब उतना बढ़ जाए, उसका डबल हो जाए, तो हम वेक्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आपके इनपुट में कोई भी कितनी भी वैल्यू डाल सकता है, तो आपको पता थोड़ी ना होगा, इसीलिए हम इसका यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे टू सम क्या है, आपका फंक्शन का नेम, मतलब कि आप जो बना रहे हो ना उस फंक्शन का नेम है। फिर इसके अंदर वेक्टर इंट मैंने डाल दिया है, ये आपको लिख के ही मिलेगा, इंट टारगेट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आप इसके अंदर लिखोगे वेक्टर इंट आंसर। आपने एक वेक्टर बना लिया है, एक एरे बना लिया है आंसर नाम का। ठीक है, फिर एक आप अनऑर्डर्ड मैप बनाओगे। जो हैश मैप हमने बनाया था वो अनऑर्डर्ड मैप की, मतलब उसका कोई ऑर्डर नहीं है, बस हम उसके अंदर पुश करा देंगे जो हमें चाहिए होगा, और कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। अनऑर्डर्ड मैप उसके अंदर इंट कॉमा इंट, मतलब कि एक वैल्यू तो आपकी हो गई उसकी एलिमेंट की, एक इंडेक्सेस की, और इसका नाम रख देंगे एमपी हैश मैप। ठीक है, यहाँ तक हो गया नॉर्मल। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम एक लूप चलाएंगे, फॉर इंट i इक्वल्स टू 0 i नम्स साइज। नम साइज का मतलब आपके एरे की जितनी भी साइज है वहां तक आपको ये लूप, मतलब आपका लूप चलेगा। इफ mp.found like found target minus nums of I answer dot push back देखो अब यहाँ पे मेन क्या चल रहा है, मैंने फर्स्ट लूप चलाया है फॉर इंट आई इक्वल्स, मतलब 0 से स्टार्ट होगा, नम्स ऑफ साइज तक जाएगा। अब आपके मैप के अंदर आप फाइंड करोगे कि टारगेट माइनस आपका जो एलिमेंट जिस पर आप हो, क्या वो प्रेजेंट है मैप के एंड तक कहीं पे भी। अगर नहीं है तो उस एलिमेंट को पुश करा दो, उस एलिमेंट को पुश करा दो। जैसे कि तो इसमें आप यहाँ पे हो, अगर ये
मैप के एंड तक नहीं है तो इसको पुश करा दो। और क्या पुश कराना है, उसके इंडेक्स नंबर को पुश कराना है। तो इन दोनों को माइनस करके जो एमपी है अंदर उसका इंडेक्स नंबर है, यहाँ पे उसका इंडेक्स नंबर, ठीक है। अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो उसे पुश करा दो, ठीक है। तो उसको ये एलिमेंट को पुश करा दिया, उसके इंडेक्स नंबर को, और फिर ब्रेक कर दो। पर अगर ऐसा है कि उसके नम्स ऑफ आई का मतलब आपको मैप के अंदर नम्स ऑफ आई मिल गया है, वो एलिमेंट मिल गया है जो आपने मतलब सब्सट्रैक्ट करके आपको मिला है यहाँ पर से, अगर वो मिल गया है तो क्या करना है, उस एलिमेंट को बाहर निकालो, ठीक है। उस एलिमेंट को बाहर निकालो और फिर उसके बाद आंसर को रिटर्न करा दो। रिटर्न आंसर मतलब आंसर के अंदर आपका क्या था, आपने वेक्टर बनाया था ना, रिटर्न कराओ उस आंसर को। तो यहाँ पे उसका इंडेक्स नंबर और जो आपका करंट वैल्यू का इंडेक्स नंबर है आप वो रिटर्न करा सकते हो, ठीक है। तो आपका करंट पे नम्स ऑफ आई जो था वो, और आपका जो क्या कहते हैं जो आंसर पे आपकी वैल्यू थी वो आप रिटर्न करा देना, ठीक है। इसका सोल्यूशन इसके साथ दिखा दूंगी, फिर आप पाइथन और जावा दोनों में आप करना, अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। थैंक यू।